डेथ बाय ओवरवर्क। लाइब्रेरीज हैं जो जापानीज डेवलपर्स ने लिखी हुई है, जिस तो यार कॉम्पनसेशन का थोड़ा सा सीक्रेट है, तो इंस्टाग्राम की रील बनाने की या कुछ तो ट्रांजिशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जब इंसान टूरिस्ट बन के आया होता है ना तो भेड़ चाल में चलता है। हाँ। अब हम यहाँ खड़े हैं तो सारे लोग यहीं आएंगे, लेकिन अब क्योंकि हम यहाँ खड़े हैं तो देखिए बंदा भी सब यहीं से आए। क्या हाल है दोस्तों, बहुत दिनों बाद हम आ गए हैं वीडियो में नहीं, यूट्यूब पे। तो इस वीडियो में हम ये बोलने वाले हैं, ये बताने वाले हैं कि जापान का वर्क कल्चर इतना क्या खराब है कि जो लोग वो सुसाइड करने पे लगे हुए हैं। तुमने सुना तो होगा ही, करोशी करके एक वर्ड है जिसका मतलब होता है कि डेथ बाय ओवरवर्क। तो ऐसा कुछ इशू है क्या हमारे चैनल के साथ जिस वजह से वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं, ये भी करेंगे डिस्कस। 3 साल होने वाले हैं मेरे को, अब तो काफ़ी सारा एक्सपीरियंस आ गया है कि क्या क्या चीज़ें डिफरेंट है इंडिया और जापान के बारे में। तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। टेक्नोलॉजिकली कितना डिफरेंस है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रोल जो है जापान और इंडिया का, वर्क कल्चर कितना डिफरेंट है, ग्रोथ कितनी डिफरेंट है, ये सारी चीज़ों पे बात करते हैं। मेरे साथ है आज संदीप, तुम्हारा फेवरेट। हेलो। और एक नया कैमरामैन जो है विवेक। ये डिफरेंट कंपनी में, संदीप तो तुम्हें पता ही है मेरी कंपनी में, तो इन सब से भी इनका ओपिनियन लेंगे एंड शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेट्स गो विद स्काई ट्री। तो यार अब हो गए हमें 3 साल, हमें नहीं मतलब संदीप और मुझे 3 साल हो गए हैं एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर इन जापान, इन टोक्यो, इन वन ऑफ द बिगेस्ट फैशन रिटेलर ऑफ द वर्ल्ड बाय मार्केट साइज। फोन साइलेंट कर ले भाई। और ये अभी अभी आया नया, तभी थोड़ा ऐसे चिड़बुला सा है। सीख रहा है। जिम जाना है इसके साथ अभी कल भी। वरना यहीं से फेंक देते हैं। 3 साल काफ़ी होता है, काफ़ी कुछ जानने के लिए, वर्क कल्चर जानने के लिए। काफ़ी प्रमोशन साइकिल्स चली जाती है, काफ़ी बोनस साइकिल्स हो जाती है। मुझे लगा रोने लगा ये प्रमोशन साइकिल्स। मजाक कर रहा हूँ। तो इसलिए हम इन सब चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं। तो पहले टॉपिक के ऊपर चलते हैं। जो यार वर्क कल्चर में सबसे बड़ी चीज़ जो मेरे को लगती है वो है हिरार्की, बेसिकली कि इंडिया में कैसे हिरार्की फ्लो करती है। मैनेजर हो गया तुम्हारा, उसके नीचे का कोई टेक लीड हो गया, कोई उसके नीचे का सब मैनेजर हो गया। बेसिकली इंडिया में बहुत पॉलिटिक्स होती है, ऐसा मैंने सुना है। ऑब्वियसली मैंने बहुत ज़्यादा टाइम इंडिया में काम नहीं किया, इंटर्न करी है। तूने किया है काम इंडिया में शायद 1 साल। तो हमारी कंपनी में तो यार हिरार्की काफ़ी कम है। सीधा तुम मतलब कितने ही 3 या 4 लेवल्स होंगे मैक्स टू मैक्स, जिसमें काफ़ी तुम ऊपर तक अपनी चीज़ें ले जा सकते हो। इंडिया में मैंने जितना सुना है उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब डिसजंक्टेड हिरार्कीज होती हैं कि तुम डायरेक्ट ऊपर वाले लोगों से बात नहीं कर सकते, उनके थोड़ा इशू होता है कम्युनिकेशन में। बट इट कैन वेरी बेस्ड ऑन कंपनी ऑल्सो। हो सकता है तुम्हारी कंपनी बहुत अच्छी हो तो ना हो वो वाला इशू। तो बट कम्युनिकेशन स्टाइल इज़ समथिंग वो बहुत डिफरेंट है यहाँ पर। अगर तुम्हें जापानीज आती है तो प्रॉब्ली तुम ज़्यादा कैजुअल कॉन्वर्सेशन कर सकते हो इजीली। लैंग्वेज बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि लैंग्वेज एक बैरियर होता है। बट कुछ मैनेजर्स अगर जिन्हें इंग्लिश आती हैं तो वो प्रॉब्ली इतना इशू ना क्रिएट करें इस चीज़ पे। एक और चीज़ है कि हायरार्की में जितना ऊपर जाकर उतना जापानीज पॉपुलेशन बढ़ती जाती है। एक हमारी सी कंपनी ग्लोबल है, एक लेवल तक ग्लोबल लोग रखेंगे, इंग्लिश स्पीकिंग रखेंगे, बट जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं एज और जापानीज का डेंसिटी बढ़ते जाती है, उतने इंग्लिश स्पीकर्स नहीं हायरार्की हमारी कंपनी। हाँ, तो ये हमारे यहाँ भी हमें ऐसी मतलब मेरे को तो ऐसे ही दिखा कि एज यू गो अप टू द बिगर डिसीजंस, वहाँ पे सारी मीटिंग्स जापानीज में हो रही हैं, जापानीज डिस्कशंस हो रहे हैं वहाँ पे। सारे लोग जापानीज हैं मोस्टली, या चाइनीज़ हैं जो मतलब जापानीज स्पीकिंग लोग हैं बेसिकली। तो तुम्हें अगर उसमें घुसना है तो प्रॉब्ली तुम्हें जापानीज सीखनी पड़ेगी, विच सीम्स लाइक एन इशू। जापानीज एक नेसेसिटी बन जाती है बेसिकली, फिर बाद में जाते हैं। सो अगर तुम्हें हायरार्की पे चढ़ना ही है, ऑल्दो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, या कंपनी टू कंपनी में डिपेंड करेगा, पर मोस्ट ऑफ द टाइम एक लेवल तक ही तुम चढ़ पाओगे ऊपर, उसके बाद फिर जापानीज के बिना तुम आगे प्रोसीड नहीं कर पाओगे। आई गेस इंडिया में भी एक इशू आता है इंग्लिश वर्सेस हिंदी का, बट एवरीवन इज नॉट दैट प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश ना। बट दे कैन स्टिल स्पीक इंग्लिश। तो इंडिया की पॉपुलेशन मोस्ट ऑफ द टाइम इंग्लिश बोल लेती है। बट देन इफ यू सी फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ अ पर्सन जो नीचे कॉलेज से उठ के आया या किसी नीचे सिटी से उठ के आया जिसकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, तो उसको भी वो सेम फील होगा ना कि यार मैं अपनी इंग्लिश में उतना रख नहीं पा रहा अपना पॉइंट, जो लेवल ऑफ इंग्लिश। तो सिमिलर इशू यहाँ पे भी है जापानीज रिलेटेड। ऑब्वियसली तुम बाहर से आते हो तो तुम्हें थोड़ी ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, या तुम्हें ज़्यादा ओपननेस या बेनिफिट ऑफ द डाउट दिया जाता है। तो वो एक कल्चरल डिफरेंस है जो यहाँ पे फील होता है। तो इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा डेप्थ में चला गया डिस्कशन। नेक्स्ट थोड़ा ऊपर रखेंगे, विच इज़ टेक्निकल एस्पेक्ट। टेक्नोलॉजिकली चाहे तुम्हारे फ्रेमवर्क्स हो गए, चाहे तुम्हारे लाइब्रेरीज हो गए, चाहे तुम्हारे
स्टैक ओवरफ्लो हो गया, कितना डिफरेंस है इंडिया और जापान के बीच में, उसके बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। तो संदीप टू स्टार्ट। आई थिंक जब टेक्निकल सिस्टम्स की बात करेंगे, मेरे हिसाब से ये होता है जो टेक्नोलॉजी है मोस्ट ऑफ द टाइम जापानीज कंपनी वो प्रेफर करेंगी जो लेगेसी हो थोड़ी और जिनका ज़्यादा सपोर्ट बेस काफ़ी ज़्यादा है ना। इंडिया में जो कंपनीज होंगी वो प्रोजेक्ट्स को नई नई टेक स्टैक पे भी अलाउ कर देंगे, है ना। दे आर ओपन फॉर एक्सपेरिमेंटेशन। लेकिन जापान में उनका ये मानना है कि हम एक्सपेरिमेंटेशन करें क्यों एक नए स्टैक पे, जब हम सिमिलर सिस्टम बना सकते हैं एग्जिस्टिंग टेक स्टैक पे जिसका सपोर्ट बहुत ज़्यादा होगा। और तुम्हें क्या कहता है, अगर दिक्कत भी आएगी तुम आसानी से उसको रिजॉल्व कर लोगे। न्यू टेक स्टैक होगा, जैसे मैंने कुछ कोशिश करी थी, नेक्स्ट जेएस अभी बहुत न्यू है ना, हमने उसको एक अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड करना स्टार्ट किया है, बट उसको हम एज अ ग्लोबली अपने पूरे प्रोजेक्ट्स में उसको इंक्लूड नहीं कर सकते अभी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं नेटिव स्टेज पे, हाँ नाइव स्टेज पे बोलेंगे उसे, है ना। काफ़ी बहुत ज़्यादा नया है रिलेटिवली, ऑल्दो रिएक्ट इज रिएक्ट पर और वो सुपर सेट है रिएक्ट का, बट स्टिल कंपनीज इतना ओपन नहीं होती टेक स्टैक को लेके कि चलो नया अलाउ कर दो। आई गेस वो ये भी इशू है कि तुम्हारे पास कितने स्किल्ड लोग हैं उस चीज़ के ऊपर और कितना ट्रस्टेबल है, बट ये इशू आएगा बड़ी कंपनीज में भी। आई थिंक आता है तुम्हारे यहाँ, आई थिंक नेक्स्ट.js यूज हो रही है जितना मैंने तेरे कलीग से सुना। मतलब जो नए प्रोजेक्ट्स हैं उनमें जो स्टार्टअप्स हैं उसमें सारी नई चीज़ें ट्राई हो जाती आउट हो जाती हैं, बट हमारे यहाँ भी आई थिंक कुछ टीम्स हैं जो नई नई चीज़ों पे ट्राई कर रही है, नए नए फ्रेमवर्क्स यूज़ कर रही है, नए नए लाइब्रेरीज यूज़ कर रही है। बट यहाँ पे एक बहुत बड़ी इशू आती है, कुछ लाइब्रेरीज हैं जो जापानीज डेवलपर्स ने लिखी हुई है जिसके डॉक्यूमेंटेशन सिर्फ जापानीज में अवेलेबल हैं, जिसके एरर मैसेजेस भी जापानीज में आते हैं, प्रॉब्ली उनके कमेंट्स भी जापानीज में, या डिस्कशन सिर्फ जापानीज चैनल्स में होते हैं। वैसी लाइब्रेरी भी मैंने यहाँ पे यूज़ होते हैं। तूने देखी है क्या ऐसा कुछ यूज़ होते हुए? मैंने अपने प्रोजेक्ट में और अपनी टीम में तो मैंने सुना नहीं है, पर हाँ यूसेज मैंने इसका एक्सटर्नली देखा है कि कंपनीज ऐसी टेक पैकेजेस यूज़ करते हैं जो सिर्फ जापानीज बेस्ड हैं। हाँ। और इश्यूज उसमें बहुत आएंगे अगर आपको जापानीज नहीं आती। ऑल्दो हमें कुछ हद तक आती है, फिर भी गूगल ट्रांसलेट की मदद लेनी पड़ी जाती है। मैं रिसेंटली एक लेगेसी सिस्टम में डेवलप कर रहा था, रिसेंटली तो नहीं, हो गया मेरे को 2 साल। तो उसमें ना SQL की कोई बीच में ODBC की कोई लाइब्रेरी यूज़ हो रखी थी विच वॉज प्योरली इन जापानीज, और उसके एरर मैसेज जापानीज में आ रहे थे मेरे कंसोल में, एंड मैं इग्नोर कर रहा था। जैसे हमें आदत होती है ना फिल्टर करने की, अगर जापानीज में कुछ लिखा होता है तो उसे इग्नोर मार दो, इंग्लिश में पढ़ लेंगे। तो उस चक्कर में मैं उस एरर पे कभी देख ही नहीं पा रहा था, क्योंकि उसमें कहीं एरर वर्ड या कुछ ऐसा लिखा नहीं होता, प्रॉपर जापानीज में था। तो ऐसे इश्यूज आते हैं। और एक और है कि अगर यहाँ पे तुम गूगल सर्च करते हो ना कुछ डेवलपर रिलेटेड क्वेश्चन, तो फर्स्ट ना स्टैक ओवरफ्लो नहीं आता, एक कीता करके QIITA करके साइट है, तो वो प्रॉपर जापानीज वेबसाइट, उसमें सारे आर्टिकल सेम स्टैक ओवरफ्लो जैसे मिल जाएंगे और इन डेप्थ में मिल जाएंगे। तो वो आते हैं जो तुम्हें ट्रांसलेट करके पढ़ने पड़ते हैं। तो यहाँ आई थिंक हाँ गूगल ट्रांसलेट काफ़ी हेल्पफुल रहता है इन सब केसेस में। तो ये एक टेक्नोलॉजिकल तुम्हें डिफरेंस हम बताना चाहते थे, ये पॉइंट हमने भी पूरा कवर कर लिया। अगर तुम्हें इसके बारे में कुछ पूछना है कि जापान में कैसा होता है ये वो सब, तुम कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूँगा आंसर करने की। संदीप भी ट्राई करेगा अगर उसके पास टाइम होगा तो आंसर करने की। तो ये हुआ हमारा टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट वाला पार्ट। अब नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट लोकेशन पे और नेक्स्ट टॉपिक पे। चलो, तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का। तो यार जापान में तुम्हें पता ही है जैसे भी यंग पॉपुलेशन की शॉर्टेज है, स्किल्ड लेबर की शॉर्टेज है, तो इस वजह से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, स्पेशली टेक में तो है ही, क्योंकि टेक वाली जो एक नीश है ना उसके कम लोग होते हैं यहाँ। और अब अगर तुम उसे इंडिया से कंपेयर करोगे जहाँ पे इंजीनियर भरे हुए हैं, हर साल कितने 5-10 लाख इंजीनियर निकलते हैं, तो वो थोड़ा सा यहाँ पे बेनिफिट हो जाता है किसी भी एक इंजीनियर को कि जापान में जॉब ज़्यादा और लोग कम है। इंडिया में थोड़ा उल्टा होता है कि जॉब्स कम और लोग ज़्यादा होते हैं। तो ये एक है काफ़ी बड़ा डिफरेंस ऑफ इंडिया वर्सेस जापान। और सेकंड सबसे फेवरेट पॉइंट तुम्हारा विच इज़ कॉम्पनसेशन। तो यार कॉम्पनसेशन का थोड़ा सा सीक्रेट है, तो थोड़ा शांति से बताता हूँ, बाकी लोग ना सुन लें। तो यार ऑब्वियसली इंडिया से तो ज़्यादा सैलरीज यहाँ पे मिल रही हैं काफ़ी सारी जॉब्स में, बट ऑन एन एवरेज देखें तो इंडिया से ज़्यादा है। ऑब्वियसली इंडिया में भी कुछ ऐसे ऐसे रोल्स हैं जो पता नहीं कुछ IITians है, कुछ को तो भाई रैंडम करोड़ों में, लाखों, मतलब 50-60 लाख दे रही हैं कुछ कंपनीज, पता नहीं क्यों, पता नहीं ऐसा क्या कर रहे हैं वो लोग। बट यहाँ पे दैट्स एन एवरेज सैलरी, मतलब जो 60-70 लाख वाली सैलरी यहाँ पे इट्स एन एवरेज। तो अगर तुम उससे ज़्यादा कर रहे हो तो विच इज़ इवन बेटर देन एवरेज। तो अगर तुम अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर हो तो ऑब्वियसली तुम बेटर देन एवरेज तो लोगे ही ना। तो वो कॉम्पनसेशन भी यहाँ पे फ़ायदा कर देता है। अब तुम बोलोगे यार भैया टोक्यो तो महंगा है, जापान बहुत महंगा है, पैसा तो सारा उड़ जाएगा। बट यार कितना उड़ जाएगा? मान लो तुम 50% उड़ा रहे हो, बट जो 50% ऑफ 70 लाख और 50% ऑफ 20 लाख इज़ बहुत बड़ा डिफरेंस ना। तो उड़ा तुम 50% उतना ही रहे हो सेव, बट जो तुम सेव कर रहे हो उस परसेंटेज का अमाउंट बहुत बड़ा है। तो
तो वो कॉम्पनसेशन बहुत बड़ा हो जाता है तुम्हारे लिए भी, और घर पे भेजोगे तो भी वो काफ़ी मस्त कॉम्पनसेशन है। तो बाकी लोगों से पूछते हैं उनका क्या रिएक्शन है ऑन कॉम्पनसेशन। बताओ कॉम्पनसेशन पे क्या लगता है तुम्हें, जापान कॉम्पनसेशन के बारे में? बहुत अच्छा है भाई। आई थिंक वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी फर्स्ट ऑफ ऑल, और किस लेवल पे तुम आ रहे हो, है ना। अगर जूनियर लेवल पे आओगे तो इनिशियली सैलरी तुम्हारी रिलेटिवली ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू तुम्हारा जापानीज़ न्यू ग्रेड, क्योंकि तुम्हें फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपर्ट हो, तुम्हें लैंग्वेज नहीं आती, उसका तुम्हें थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं। उसकी वजह से तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे देते हैं कि तुम फॉरेन कंट्री में आए हो, सेटल होने। बेनिफिट ऑफ डाउट पे सैलरी एक्स्ट्रा मिलती है, क्या हुआ? मिल सकती है कि अगर तुम गलती भी करोगे तो माफ़ कर देंगे कि चलो ठीक है फॉरेनर है ना, हो जाता है। समझ में नहीं आया होगा सिस्टम, काफ़ी चीज़ें समझ में नहीं आती। कार्ड यहाँ पे भी हाँ, देयर समथिंग कॉल्ड गाइजिन कार्ड विच इज़ लाइक तुम फॉरेनर उस कार्ड को यूज़ कर सकते हो कि हाँ मेरे को समझ में ही नहीं आया, दे लेट इट गो समटाइम्स, बट ऑलवेज ऐसा नहीं है कि ऐसा होगा हमेशा, ठीक है। बच के रहना उस चीज़ को लेकर। सैलरीज़ के लिए अलावा यहाँ पे जो क्या कहते हैं साइकिल्स होती हैं, है ना, यहाँ पे अप्रेजल नाम की कोई चीज़ नहीं होती फर्स्ट ऑफ ऑल। मोस्ट ऑफ द कंपनीज में तुम्हारी सैलरी जब ही बढ़ेगी जब तुम्हारा प्रमोशन होगा, है ना। उसके अलावा इंडिया में तुम्हें 10% 60% एनुअली मिल जाता है ना, जापान में ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेशन नहीं है, क्योंकि जापान इंडिया में हर साल सारी चीज़ें महंगी होती रहती हैं, यहाँ पे उतना नहीं महंगी होती, इसलिए नहीं है वो। और वंस इन अ वाइल इस बार ही हुआ था इन्फ्लेशन 2 या 3% का, तो उसमें कंपनीज ने कोशिश करी है उसको कंपनसेट करने के लिए, बट हाँ सैलरीज में अप्रेजल नहीं है। हमारी भी 40% सैलरी बढ़ी है क्या? बढ़ी है क्या? टेक्निकली किसी की तो बढ़ी है, पता नहीं किसकी बढ़ी है, हमारी बढ़ी है शायद, हम कह नहीं सकते। वी शुड नॉट। कट कर दो भाई इसको, कट कर दो, नौकरी लेके जाओगे तुम मेरी। और एक CTC वाली जो फालतू चीज़ है ना जो इंडिया में होती है, जिसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा इंश्योरेंस अमाउंट और एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर देते हैं और तुम्हारी सैलरी इन्फ्लेटेड दिखाते हैं, वो यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे जो तुम्हारी सैलरी इन्होंने लिखी है वो ही तुम्हारे इन हैंड है, पूरी इन हैंड है, कोई फालतू एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। मैंने बस एक सोनी का सुना है, जब वो IIT जाते हैं तो वो काफ़ी इन्फ्लेटेड सैलरी दिखाते हैं इंडिया में। प्रॉब्ली वो सोनी नहीं करता, वो वहाँ के प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर्स कर देते हैं, बट जापान में तुम जहाँ भी सैलरी लिखी हुई देखोगे वो प्रॉपर इन हैंड सैलरी होती है। हाँ, सो CTC इज व्हाट यू गेट। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो मेरे को याद नहीं आ रहा, मेरे को लिस्ट देखनी पड़ेगी और आगे भी चलते हैं। यार जो नेक्स्ट टॉपिक है वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल तो नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट कहूँगा, वर्क लाइफ बैलेंस का। जो मेरे को लगता है तुमने सुना भी होगा बहुत ज़्यादा कि जापान में इतना काम कराते हैं कि कोई वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता, लोग काम में ही अपने पूरे दिन निकाल देते हैं। तो इसके बारे में चीज़ें क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यार तुमने सुना ही होगा कि जापान में मतलब डेथ्स बाय ओवरवर्क बहुत सारी होती है, एंड लोग मतलब 20-20 घंटे काम करते हैं, या लोग बिल्कुल मर ही जाते हैं काम करते करते, फैमिली पे ध्यान नहीं देते। बट जो तुमने ये सब सुना है ना, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये मतलब या तो वेस्टर्न मीडिया ने या फिर कोई आउटसाइड जापान मीडिया ने ऐसी इमेज बना रखी है यहाँ की। ऑब्वियसली यहाँ पे भी एक कुछ सर्टेन कंपनीज़ हैं जिसे कहते हैं ब्लैक जापानीज़ कंपनी, ब्लैक कंपनीज़, जो बहुत ही प्रॉपर जापानीज़ कंपनी जिसमें सिर्फ जापानीज़ लोग होते हैं, या फिर मतलब बहुत छोटी छोटी कंपनीज जो ऐसा करती हैं, जो बहुत ही गंदा वर्क कल्चर देती हैं, जहाँ पे तुम्हें अपने बॉस के आने से पहले ऑफिस पहुँचना होता है, और जब तक बॉस ना जाए तब तक तुम ऑफिस से नहीं जा सकते, जहाँ पे तुम्हें ओवर टाइम के पैसे नहीं मिलते, तुम्हें वीकेंड पे भी काम करा लेते हैं, तुम्हें कई बार बोलते हैं कि ऑफिस में ही सो जाओ रात को। तो वो ऐसी कंपनीज़ भी हैं, मैं मना नहीं करूँगा, बट बहुत कम है। एंड वहाँ फॉरेनर्स तो बिल्कुल नहीं काम करते। एक अपने भैया राम जी भैया काम करते थे, तुमने अगर उनकी पुरानी वीडियो देखी हो तो उनकी वीडियो ये वाली चेकआउट कर लेना, उसमें उन्होंने ब्लैक कंपनीज़ के बारे में बताया है। तो है ऐसी कंपनीज़, बट जिनमें हम काम करते हैं या फिर जिसमें मेरे जितने भी जानने वाले लोग हैं, उन सब का वर्क कल्चर यार अमेजिंग है, इंडिया से बहुत बेटर है। इंडिया के वर्क कल्चर से कंपेयर करोगे तो तुम इंडियन कंपनी छोड़ दोगे सारी, मतलब मैं सारी इंडियन कंपनीज की बात नहीं कर रहा, बट मेजॉरिटी ऑफ देम, जहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स का कोई टाइम नहीं होता। एक तो कनाडा और US का आधा काम कर रहे होते हैं इंडिया में, तो एक तो उनकी वजह से सारी मीटिंग या तो रात में लेट तक चलनी होगी या सुबह जल्दी हो जाएंगी। वीकेंड्स पे भी मैनेजर काम करा लेते हैं कि रिलीज़ के नाम पे कि रिलीज़ होनी है। ये सब मैंने सुना है अपने इंडियन दोस्तों से। और क्या क्या बोलते हैं इंडिया में तो मैंने जितना सुना है ना, वो कल्चर थोड़ा सा टॉक्सिक सा हो जाता है मैनेजर्स की वजह से, इंडियन मैनेजर्स की वजह से। सब खराब नहीं होते, बट यार मेजॉरिटी ऑफ देम ऐसा होता है कि उन्होंने झेला है तो वो फिर अपने जूनियर्स पे वो जुल्म कह सकते हो, टॉक्सिसिटी फैलाते हैं। वो यू टू हैव टू सफ़र वाली चीज़ है जो जापान में बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे प्रॉपर जो वर्क कल्चर कंपनी का है वो फॉलो होगा, चाहे मैनेजर ने कितना ही परेशान हुआ अपनी ज़िंदगी में, वो तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब नहीं करेगा। जो फिक्स टाइम है तुम उसी में काम करोगे, क्योंकि लेबर लॉज बहुत स्ट्रिक्ट है यहाँ पे। तो रादर कंपनीज ट्राई करती है कि हाँ मतलब मेंटल हेल्थ ठीक रहे, हाँ एम्प्लॉय की मेंटल हेल्थ ठीक रहे,
और यहाँ पे ना ओवर टाइम पे करना पड़ता है कंपनीज़ को, तो उन्हें ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। और जितना तुम एक्स्ट्रा ओवर, मेरी कंपनी में तो ऐसा है, जितना तुम एक्स्ट्रा ओवर टाइम करोगे उतना कंपनी का ज़्यादा खर्चा हो रहा है, तो वो तो चाहेंगे तुम ओवर टाइम ना करो, जल्दी से जल्दी निकलो ऑफिस से, घर चले जाओ। तो ये यहाँ पे माइंडसेट ऐसा है, बिल्कुल भी वैसा नहीं है जो तुमने इमेज बना रखी है, जो तुमने सोचा है कि लोग परेशान है काम से। यहाँ लोग अपनी दिल की खुशी से काम करते हैं कि कंपनी इतना कुछ कर रही है एम्प्लॉयज़ के लिए। तो कुछ जापानीज़ है जिनको प्यार होता है काम से, जिनकी फैमिली लाइफ उतनी इंटरेस्टिंग नहीं होती है, उन्हें फैमिली लाइफ में उतना मज़ा नहीं आ रहा होता है, या ऑफिस में घर पे उतना मज़ा नहीं आ रहा, तो ऑफिस में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लेते हैं। ऐसा मैंने देखा है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है मेरा। बट यहाँ पे यार पार्टीज़ भी बहुत क्रेजी होती हैं, यहाँ पे सब कुछ क्रेजी है भाई, मीटिंग्स क्रेजी है, नोमिका ही कहते हैं उन पार्टीज़ को, सब क्रेजी है भाई। बिजनेस ट्रिप्स होती हैं हमारे यहाँ भाई, वो तो अलग ही लेवल है, उसकी तो मैं एक पूरी अलग वीडियो बनाने वाला हूँ। तो जितना वर्क कल्चर मैंने देखा है, संदीप ने देखा है या फिर विवेक ने देखा है, काफ़ी अमेजिंग है। ऑब्वियसली यहाँ भी कुछ इंडियन मैनेजर्स की मैंने कहानी सुनी है कि इंडियन मैनेजर्स जहाँ भी जाते हैं थोड़ा सा सीन क्रिएट कर देते हैं, थोड़ी कोशिश करते हैं वो टॉक्सिसिटी लाने वाली, बट उन्हें भी फिर बैकलैश मिलके उन्हें भी ख़त्म करना पड़ता है वो चीज़, या उन्हें भी वो बंद करना पड़ता है टॉक्सिसिटी। तो वर्क कल्चर का इतना ही रखते हैं। तो तुम समझ गए हो यार, वो जो प्रॉब्लम्स तुमने देखी हैं, सुनी है, वो सब नहीं है। संदीप कुछ कहना चाहेगा वर्क कल्चर पे? वर्क कल्चर तुम्हारे टीम पे डिपेंड करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लैक कंपनीज़ के बारे में तो बता ही चुका है मैं। अगर नॉन ब्लैक कंपनी है तो तुम्हारी लाइफ बहुत ईजी होने वाली है, ठीक है। कंपनीज बहुत सपोर्ट करेंगे कि काम ना करो, ओवरवर्क बिल्कुल ना करो, काम तो करना ही पड़ेगा, ओवरवर्क ना करो, ठीक है। कंपनी के पैसे बचेंगे और तुम्हारा जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो बहुत अच्छा रहने वाला है उन कंपनीज़ में। अगर तुम्हें जापान आना है, कोशिश करो कि कंपनीज़ जो बहुत ज़्यादा नोन है उन्हीं में आओ, है ना। ऐसे छोटी मोटी कंपनीज़ में या जापानीज स्टार्टअप्स में आओगे, मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे चांसेस है कि तुम्हें स्टार्टिंग में इनिशियली बहुत काम करना पड़ेगा, है ना, और तुम्हें शायद ओवर टाइम भी ना मिले। मोस्ट समटाइम्स ऐसा होता है कि ऐसे केसेस है उनके पास खुद पैसा नहीं है, तो तुम्हें ओवर टाइम के पैसे कहाँ से देंगे वो। तो उन चीज़ों में थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। बाकी मेरी टीम की बात करें तो वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है हमारी कंपनी में। इन जनरल बहुत बढ़िया कल्चर है वर्क लाइफ का, एकदम कोई फोर्स नहीं करता ओवर टाइम करने के लिए, है ना। जब मन करना है काम करो अपना, और चीज़ें तुम्हारी बढ़िया रहती हैं। फिर अब चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे। ओह, आइस वाली वो है, आइस मशीन होती है ना, सही में प्रॉपर आइस वाली वो रही है, पानी आ गया। बताओ, ऐसी ऐसी चीज़ें भी होती हैं यहाँ पे। आई थिंक ये शॉप की है, हुआ गोरी करके। कुछ तो ये लोग इंस्टाग्राम की रील बनाने की या कुछ तो ट्रांजिशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं, पता नहीं क्या बनाते हैं। इनके इसके इंस्टाग्राम पे चेक कर लेना अगर कुछ आता है तो। एंड ये कुछ तो है, इसके सामने शूट कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना जो होने वाला है चैलेंजेस के ऊपर। तो यार चैलेंज तो सबसे बड़ा है ही, तुम्हें पता ही है जापानीज़ का। अगर तुम्हें जापानीज़ नहीं आती तो काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स तुम नहीं पढ़ सकते, काफ़ी सारी मीटिंग्स का पार्ट में तुम नहीं ले सकते, काफ़ी सारी जगह अपने ओपिनियंस नहीं दे सकते। तो जापानीज़ तो सबसे बड़ा चैलेंज है ही। दूसरा चैलेंज ऑब्वियसली तुम एक ग्लोबल एनवायरनमेंट में आते हो, अलग अलग कंट्रीज़ के डेवलपर्स आते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करना, उनके साथ अपनी ओपिनियन शेयर करना, वो सब बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। एक कल्चरल चैलेंज है कि जो जापानीज़ लोग, जो जैसे हमने अभी पार्टीज़ की बात करी, वो होता है एक जो जापानीज़ अपनी तरफ से ओपिनियंस कई बार नहीं रखते, तुम्हें अपनी तरफ से फीडबैक लेना पड़ता है। एक फीडबैक इशूज़ आते हैं कि वो गलत चीज़ें नहीं बोलते, नेगेटिव्स नहीं बोलते तुम्हारे बारे में, तो वो तुम्हें फीडबैक निकलवाना पड़ेगा भाई अपने मैनेजर के थ्रू। जो आई थिंक इंडिया में थोड़ा आसान होता है कि मैनेजर्स नेगेटिव बोल देते हैं, मुँह पे गालियाँ दे देते हैं तुम्हें। मैंने गालियाँ तक सुनी है भाई, हैरेसमेंट टाइप, हैरेसमेंट तो नहीं बोलोगे बट वो रेसिस्ट कमेंट्स हो गए, रेसिस्ट भी, और फिर सेक्सिस्ट कमेंट्स भी सुने हैं मैंने अपने दोस्तों से, जो उन्होंने अपने मैनेजर से सुने हैं। और बड़ी बड़ी कंपनीज में होता है इंडिया में, तो ये जो जापान में नहीं होता है। वो अगर तुम कंपेयर करो तो चैलेंज में आई थिंक इंडिया में ज़्यादा चैलेंजिंग है, यहाँ पे थोड़ा कम है। फीडबैक तो तुम ले ही लोगे, कितना क्या इशू है, लेकिन जो तुम्हें कॉन्स्टेंट स्ट्रेस ऑफ टॉन्ट्स फ्रॉम योर मैनेजर जो इंडिया में मिलते हैं, जो मैंने सुने हैं, वो थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। ऑब्वियसली हर मैनेजर ख़राब नहीं होता, देयर आर गुड एग्जाम्पल्स ऑल्सो। मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो मेजॉरिटी ऑफ दी मैनेजर्स हैं, बट एक्सेप्शंस हैं अच्छे अच्छे मैनेजर्स की। अब इससे हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, विच इज़ पर्सनल एक्सपीरियंस। यहाँ पे टेनिस खेला जा रहा है, ये मेरा नाम लिख रहा है उमा उमा। यार नेक्स्ट पॉइंट है पर्सनल एक्सपीरियंस पे। अब उसमें मैं वर्सेस तो नहीं करूँगा इंडिया वर्सेस जापान, बट पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा तो यार बहुत बढ़िया रहा है। मेरी टीम भी काफ़ी मस्त रही है, काफ़ी मेरे को नई नई अपॉर्चुनिटीज़ ग्रो करने को मिला है। सॉफ्टवेयर डेवलपर से मेरा रोल भी, जो प्रोडक्ट मैनेजर वाला जो ट्रांजिशन है वो भी काफ़ी मस्त रहा है। एंड आगे भी पता नहीं क्या क्या नए नए अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, बिजनेस ट्रिप जाने को मिलती हैं,
चाहे अभी तक तो सिर्फ वियतनाम गया हूँ, बट और अलग अलग जगह भी मिल सकती हैं आगे। तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत प्यारा रहा है। इंडियन डेवलपर्स का जितना मैंने अपने दोस्तों से एक्सपीरियंस सुना है, ठीक है, कुछ का बहुत अमेजिंग है, कुछ बहुत अच्छा टेक का काम कर रहे हैं, कुछ का बड़ा सब स्टैंडर्ड सा के हाँ ठीक है जो अब काम मिल गया कर लिया, कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग नया नहीं करा, या कुछ ऐसे बहुत ही स्पेसिफिक टूल पे काम कर लिया तो उतना ग्रोथ नहीं मिली। फुल स्टैक डेवलपर वाला जो मेरा इनिशियल रोल था, उससे तुम्हें थोड़ा और ज़्यादा वैरायटी ऑफ काम करने को मिलता है, तो उसका भी मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस बेटर हो गया उसकी वजह से। प्रॉब्ली अगर मैं एक स्पेसिफिक टूल स्पेसिफिक एरिया में काम कर रहा होता, सिर्फ बैक एंड सिर्फ फ्रंट एंड कर रहा होता, तो शायद उतना मेरे को ग्रोथ या उतना एक्सपोजर नहीं मिलता अलग अलग चीज़ों का। अभी जो जितना जो एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर डेवलपर जॉब होती है ना फुल स्टैक वाली, जिसमें तुम बैक एंड का भी देख रहे हो, फ्रंट एंड भी देख रहे हो, डेटाबेस भी देख रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर भी देख रहे हो, पूरा आर्किटेक्चर भी देख रहे हो, ओवर हाई लेवल डिज़ाइन भी कर रहे हो, लो लेवल डिज़ाइन भी कर रहे हो, PR रिव्यूज़ भी कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें मेरे को करने को मिलती है और मज़ा ही आ जाता है भाई। तो इसलिए मैं बोलूँगा मज़ा आ गया। मेरा माई डिसीजन टू कम टू टोक्यो अमेजिंग था। एंड वैसे मैं अभी रिसेंटली एक सीरीज़ में मैंने लिंक्डइन पे शुरू करी है, जिसमें मैं 30 डेज में रोज़ एक नई नई स्टोरी अपनी जापान से रिलेटेड या मेरे जो दिल्ली टू टोक्यो का पूरा जर्नी थी, या जो अभी टोक्यो की जर्नी है उसके बारे में डालना, तो मैं उसका नीचे भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उसे भी चेक कर लेना। वो भी काफ़ी मस्त सीरीज चल रही है, रोज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग, उसमें मैं पॉइंट्स लिख रहा हूँ, उसमें तुम कमेंट्स कर सकते हो, बात कर सकते हो मेरे से। तो वो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है तुम्हारे लिए, मेरी जर्नी जानने के लिए और अपने क्वेश्चन रिजॉल्व करने के लिए, पूछने के लिए और इंटरेस्टिंग चीज़ें पता करने के लिए। कुछ चीज़ें होंगी जो मैंने मिस कर दी हैं, फॉर श्योर मैं भूल गया हूँ, मैंने स्क्रिप्ट नहीं देखी, मैं घूमने में लग गया, स्काई ट्री को देखने लग गया जो तुम्हें ऊपर दिखाई दे रहा है। वापस आ जाओ भाई कैमरामैन। तो तुम्हें अगर लगता है मैंने कुछ मिस किया तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछना, मैं पक्का आंसर करूँगा। अगर तुम्हारा क्वेश्चन अच्छा होगा कोई फालतू भी लिख सकते हो। बाय द वे यार, जापान से रिलेटेड मैं नेक्स्ट क्या वीडियो बनाऊँ नीचे कमेंट्स में लिख देना, मैं गिर जाऊँ इससे पहले लिख दो, कमेंट कर दो। बाय। एक चीज़ और सुन लो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मेरे को भी इंस्टा पे फॉलो कर लेना। वैसे इसने भी 1-2 वीडियो डाली है जापान से रिलेटेड, अगर तुम्हें देखनी हो तो इसके चैनल पे देख सकते हो, लिंक शायद डाल दूँ मैं, लिंक डाल लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।